नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, लगातार टेस्ट सीरीज और रिवीजन क्लास महाकुंभ आपको दी जा रही है, इनका फायदा उठाइए आप। आज है उत्तराखंड जीके टेस्ट सीरीज पार्ट 186। इसमें भी देखेंगे उत्तराखंड के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को। देखिए, जो ये टेस्ट सीरीज है ना शाम वाली, जिसमें आपको उत्तराखंड जीके टेस्ट मिलता है, सामान्य हिंदी टेस्ट मिलता है और सामान्य अध्ययन यानी कि जीएस की टेस्ट सीरीज मिलती है। आप रिवीजन क्लास नहीं भी देखते तो लेकिन ये टेस्ट सीरीजों को आप जरूर फॉलो करना। अगर आप इन टेस्ट सीरीजों को भी फॉलो करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल की हो जाएगी और बार बार आपका एमसीक्यूज रिवीजन से जब भी आपके सामने प्रश्न एग्जाम हॉल में आएंगे तो बहुत आसानी से आप इनके जवाब दे पाएंगे और कंफ्यूजन नहीं होगा। तो यही फायदा होता है टेस्ट सीरीज को बार बार रिवाइज करने से। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि अपने रिवीजन के साथ साथ आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए, उसके बाद फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट लगाइए। ये पूरा आप एक सर्किल बना लीजिए, अपना रूटीन बना लीजिए, ठीक है। तो रूटीन में सबसे पहले होगा रिवीजन, रिवीजन के बाद होगा मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट के साथ आपने लगाना है पीवाईक्यू यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के टेस्ट, और फिर फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट। इसको आपने इस साइकिल को बिल्कुल आपने लगातार रिपीट करना है और जितनी ज्यादा बार जो रिपीट करेगा ना इस साइकिल को, रोज नए टेस्ट, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट पर और पीवाईक्यू पूरे याद हो गए उसको अच्छे से, तो मानिए फिर आपका कोई भी उत्तराखंड का एग्जाम है जो नहीं निकलेगा, क्रैक होगा। हर एग्जाम आपका क्रैक होगा, कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है जो छूटेगा आपका। 70-75 का स्कोर कॉमन स्कोर हो जाएगा आपका हर एग्जाम में, ठीक है। तो इसलिए मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ, इसको फॉलो कीजिए आप लोग। रिविजन, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट एंड फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट। रिवीजन, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, फुल लेंथ। रिवीजन, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, फुल लेंथ। इसको आप गांठ बात लो भैया, ठीक है। तो चलिए आप शुरू करेंगे उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 186। पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, हिमांशु जोशी का संबंध किस क्षेत्र से था? तो बताइए उत्तराखंड में जो हिमांशु जोशी है इनका संबंध किस क्षेत्र से था? हिमांशु जोशी जी का जन्म हुआ था 1935 में जोशी खोला अल्मोड़ा में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो जोशी खोला अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था हिमांशु जोशी। एंड हिमांशु जोशी जी को हम जानते हैं साहित्यकार के रूप में, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। साहित्यकार के रूप में इनको हम जानते हैं, बहुत सी इनकी साहित्यिक रचनाएं हैं। हालांकि ये सिलेबस में है नहीं, आपके जो हिंदी का सिलेबस है कवि परिचय उसमें नहीं है, पर उत्तराखंड के कॉन्टेक्स्ट में आपका क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड चाय कमेटी का गठन किस वर्ष से हुआ था? तो पहली बार देखिए उत्तराखंड में चाय कमेटी गठित की गई, ठीक है। उत्तराखंड में चाय की खेती का सुझाव किसने दिया था? क्वेश्चन ये भी बनता है। तो पादरी था, विशप हेबर ने बोला था कि भाई उत्तराखंड में चाय की खेती हो सकती है। और पहली बार ब्रिटिश काल में उत्तराखंड में चाय का बोर्ड बना गया था या चाय की कमेटी बनाई गई थी आपका 1834 में। ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, 1834 में। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। टिहरी राज्य की जनता ने सर्वप्रथम किस स्थल को आजाद घोषित किया था? देखिए, टिहरी राज्य में विद्रोह हो गया था। अगर आपने टिहरी रियासत का इतिहास पढ़ा है तो टिहरी में अलग अलग पट्टियां थी, रवाई पट्टी अलग थी, सकलाना पट्टी थी, ठीक है, और अन्य पट्टियां थे। तो सबसे पहले यहाँ पर दिए गए विकल्पों में जौनपुर पट्टी थी। तो इसमें जो सकलाना के लोग थे इन्होंने आपको आजाद घोषित कर लिया था अपने आप को, ठीक है। तो ऑप्शन ही हो जाएगा। टिहरी राज्य में सकलाना पट्टी की जो जनता थी उसने सर्वप्रथम अपने आप को आजाद घोषित किया टिहरी की राजशाही से, टिहरी की जो राजतंत्र था उससे, ठीक है। तो ऑप्शन है सकलाना इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। बहदराबाद में उत्खनन निम्न में से किसने करवाया था? तो देखिए, बहदराबाद में हमको मिलते हैं पुरातात्विक साक्ष्य, खासकर जो मृद भांड है, मिट्टी के जो बर्तन है वो मिलते हैं हमको। बहदराबाद कहाँ स्थित है? तो हरिद्वार में है स्थित। और यहाँ से हमारा उत्खनन कराने वाले व्यक्ति कौन थे? तो ये थे यज्ञदत्त शर्मा जी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। यज्ञदत्त शर्मा जी ने पहली बार 1951 में इसकी खोज की थी और 1953 में पूरी तरीके से इसका उत्खनन कराया था, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या प्राप्त हुआ? तो बहदराबाद से हमको बहुत सी चीजें मिली जिसमें आपका ताम्र उपकरण थे कुछ और मृद भांड थे इसमें, ठीक है। तो याद रखेंगे यज्ञदत्त शर्मा इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे। फतेहपति शाह की संरक्षिका कौन थी? देखिए, उत्तराखंड जीके रिवीजन क्लास चल रहा है, आज हमने फतेहपति शाह को पढ़ा था। उसमें फतेहपति शाह के टाइम पीरियड की मैंने आपको बात बताई थी कि इनकी जो संरक्षिका थी वो कौन थी? महारानी कटौची थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए, इनसे पहले पृथ्वीपति शाह आते हैं। पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी रानी कर्णावती, फतेहपति शाह की संरक्षिका थी महारानी कटौची, और इसके बाद जो एक राजा और आएंगे हमारे प्रदीप शाह, उनकी जो संरक्षिका थी जिया कनक देवी थी। यानी कि ये संरक्षिका तब बनती थी जब ये राजकुमार इतने वयस्क नहीं होते थे, गद्दी में बैठने लायक नहीं होते थे,
तो जब तक ये बड़े नहीं हो जाते थे तो माता ही राजकाज का पूरा शासन देखती थी। जैसे कि बाहुबली में आपने देखा है, मेरा वचन ही है शासन, ठीक है, राजमाता। तो वही चीजें होती थी यहाँ पे। तो ये संरक्षिका थी महारानी कटौची। चलिए आगे बढ़ेंगे। विष्णु देवी शाह का जन्म किस जनपद में हुआ था? तो देखिए विष्णु देवी साहब, कई बार एग्जाम में आपका क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं की जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, जेल गई, जो विष्णु देवी शाह थी वो जो जेल गई, और इनका जन्म हुआ था बागेश्वर जनपद में, ठीक है। राइट आंसर जो है इसका बागेश्वर, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ेंगे। भेला नृत्य किस अवसर पर किया जाता है? तो देखिए दीपावली के अवसर पर भेला नृत्य किया जाता है, ठीक है। आग जलाई जाती है और आग के चारों तरफ एक नृत्य किया जाता है, इसको भेला नृत्य कहा जाता है, और ये दीपावली पे किया जाता है, ऑप्शन डी। दिवाली को उत्तराखंड में बगुआई भी कहा जाता है, ठीक है, बगुआई, बगुआई। देखिए उत्तराखंड में दिवाली के, आपको पता है ना, दिवाली के 11 दिन बाद एक दिवाली और मनाई जाती है। 11वें दिन जो मेन दिवाली होती है उसके 11वें दिन एक और दिवाली मनाई जाती है उत्तराखंड में। क्यों? उसको बोलते हैं बूढ़ी दिवाली, ठीक है, बूढ़ी दिवाली, या उसको बोलते हैं इगास। उत्तराखंड में राजकीय हॉलीडे भी होता है आजकल इगास का। तो इगास या बूढ़ी दिवाली 11वें दिन मनाई जाती है उत्तराखंड में। इसका रीजन ये है, जब राजा राम अयोध्या आ गए थे वापस, तो अयोध्या वासियों ने दिवाली मनाई दीप वीप जला के। लेकिन पहाड़ों में इसकी सूचना बोली जा सकती है कि बहुत लेट पहुंची, लगभग 11वें दिन ये सूचना पहाड़ों में पहुंची। तो पहाड़ वासियों ने उस दिन दिए ये जला के, आग जला के उत्सव किया, इसीलिए उत्तराखंड में बूढ़ दिवाली या इगास मनाई जाती है। और दूसरा एक हमारा जो ऐतिहासिक राजा है उससे भी जुड़ी हुई कहानी है इसमें, बट संभवत प्रतीत यही होता है कि पहाड़ वासियों को खबर लेट मिली होगी, इस वजह से ये चीजें प्रचलित है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। किस स्थल से शिव की धनुषाकार मुद्रा में मूर्ति प्राप्त हुई है? यहाँ पर देखिए कौन सा स्थल है जहां से शिव की धनुषा आकार में एक मुद्रा में मूर्ति प्राप्त होती है, यानी कि शिव ने धनुष के जैसा आकार बनाया अपने शरीर का, और ये हमको मूर्ति प्राप्त होती है कौन से स्थल से? लाखा मंडल से, ठीक है। दिए गए विकल्पों में लाखा मंडल इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाखा मंडल देहरादून, ऑप्शन ही सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मिर्जे किसका पारंपरिक परिधान है? इनमें से मिर्जे नामक जो पारंपरिक परिधान है वो कौन पहनता है? मिर्जा जो पारंपरिक परिधान है वो कौन पहनता है? तो उत्तराखंड में ये पुरुषों का पारंपरिक परिधान है, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, पुरुषों का। चलिए आगे बढ़ेंगे। पटवारी घराट एवं चाय किसकी रचना है? तो पटवारी घराट एवं चाय, ठीक है, ये जो रचना की है भाई, इसका राइटर है डॉक्टर R.S. टोलिया जी, ऑप्शन बी हो जाएगा। पटवारी घराट और चाय, ये रचना है आपकी R.S. टोलिया, यानी कि रघुनंदन सिंह टोलिया। रघुनंदन सिंह टोलिया जी के नाम पर ही उत्तराखंड की प्रशिक्षण अकादमी है नैनीताल में, ठीक है, नैनीताल में, जहां पर उत्तराखंड की सबसे बड़ी जो जॉब होती है पीसीएस, पीसीएस में निकले जो अधिकारी होते हैं, लोअर पीसीएस के जो अधिकारी होते हैं, उनकी ट्रेनिंग होती है यहाँ पे। जैसे लबासना में आईएएस वालों की ट्रेनिंग होती है, वैसे नैनीताल में पीसीएस ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है R.S. टोलिया प्रशिक्षण संस्थान में, ठीक है, जो हमारा R.S. टोलिया प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थान, ATI बोलते हैं इसको। सन 1960 में उत्तराखंड में एक साथ कितने जिलों का गठन हुआ था? ठीक है, 1960 में उत्तराखंड में एक साथ 3 जिलों का गठन हुआ, ठीक है। 3 कौन कौन से जिले? तो 3 जिले बने भैया आपका CUP कप, ठीक है, अरे माफ कीजिएगा, हाँ ठीक है CUP, ठीक है, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। CUP 3 जिले बने, ठीक है। सबसे पहले बना चमोली, चमोली, दूसरा आपका उत्तरकाशी, उत्तरकाशी, और पी से हो गया पिथौरागढ़, ठीक है, पिथौरागढ़। तो ये 3 जिलों का गठन हुआ था 1960 में, सीमांत जो जिले थे, ठीक है, कप याद रखना। तो 3 जिले, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। पर्वतीय विकास परिषद का गठन निम्न में से किस वर्ष हुआ? तो देखिए उत्तराखंड राज्य में आपको पता ही था उसमें पर्वतीय जिले थे, उत्तराखंड का जो एक पृथक राज्य के लिए मांग पहले से ही चली आ रही थी। तो पर्वतीय क्षेत्र जो था, भौगोलिक परिवेश विषमता थी और दूर दराज के दुर्गम एरिया थे, तो यहाँ पर डेवलपमेंट करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा पर्वतीय विकास परिषद का गठन किया गया, ठीक है। और ये हिल डेवलपमेंट काउंसिल जो बनती है, इसकी स्थापना होती है, राइट आंसर हो जाएगा 1969 में, 1969 में, ठीक है, 1969 में इसकी स्थापना होती है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ था? देखिए कुमाऊं परिषद, इसकी स्थापना हुई थी 1916 में,
ध्यान रखेंगे, बहुत क्वेश्चन बनते हैं कुमाऊं यूनियन से। इसके जो भी अधिवेशन है वो अधिवेशन कहाँ पे हुआ था, अध्यक्षता किसने की थी, क्या उस अधिवेशन का मुख्य बिंदु या उद्देश्य था, क्वेश्चन ऐसे भी बनाता है। और विलय कब हुआ इसका, 1926 में कांग्रेस, कुमाऊं कांग्रेस में इसका विलय हो गया था। ठीक है, कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन था बनने के 1 साल बाद हुआ, यानी कि 1917 में हुआ था। ठीक है, तो कुमाऊं परिषद का जो पहला अधिवेशन था कहाँ पे हुआ था, अल्मोड़ा में हुआ था ये। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी, जयदत्त जोशी ने। ठीक है, जयदत्त जोशी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, जयदत्त जोशी। ठीक है, तो कुमाऊं परिषद के जितने भी महत्वपूर्ण पॉइंट है भैया याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ेंगे। पानी राखो आंदोलन के सूत्रपात करता सच्चिदानंद भारती का व्यावसायिक पेशा क्या था। तो देखिए, सच्चिदानंद भारती जी को हम जानते हैं पानी राखो आंदोलन, जो कि इन्होंने पौड़ी के उफरे खाल में शुरू किया था, पौड़ी गढ़वाल में। ठीक है, पौड़ी के उफरे खाल में, उफरे खाल। तो जल संरक्षण से संबंधित ये आंदोलन था। सच्चिदानंद भारती जी थे एक टीचर, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, शिक्षक थे एक, ऑप्शन डी। इस आंदोलन से मतलब इस सर्विस में थे शिक्षक। ठीक है, सच्चिदानंद भारती महत्वपूर्ण है। बीबीसी द्वारा किस व्यक्ति पर आधारित फिल्म एग्जिंग द हिमालय बनाई गई थी। इनमें से किस व्यक्ति पर फिल्म बनी थी भाई, एग्जिंग द हिमालय, और ये बीबीसी ने बनाया था, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, बीबीसी जो कि आपका इंग्लैंड बेस्ड एक ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, तो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कंपनी इसको कहा जाता है। इसने एग्जिंग द हिमालय बनाया था किस पे, सुंदरलाल बहुगुणा के जीवन पर, ऑप्शन सी हो जाएगा। सुंदरलाल बहुगुणा जी को हम जानते हैं हिमालय बचाओ देश बचाओ के प्रवर्तक के रूप में। ठीक है, बहुत ज्यादा इन्होंने यहाँ पे विरोध किया था बांध वगैरह का, सुंदरलाल बहुगुणा जी का। तो महत्वपूर्ण है, अच्छे से आपको याद रखना है, काफी क्वेश्चन बनते हैं बहुगुणा जी से। पर्यावरण गांधी भी कहा जाता है इनको। गोविंद वन्य जीव विहार कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो गोविंद वन्य जीव विहार आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, उत्तरकाशी जनपद में। कहाँ पे स्थित है गोविंद वन्य जीव विहार, उत्तरकाशी में। ठीक है, और गोविंद वन्य जीव विहार की टोटल जो यहाँ पर इसका एरिया है वो है 485 वर्ग किमी। ठीक है, 485 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ऑप्शन ही हो जाएगा। अब आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, गोविंद वन्य जीव विहार यानी कि गोविंद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कब स्थापित हुआ था, इसकी स्थापना का वर्ष बताइए। चलिए कमेंट बॉक्स में बताएंगे सभी लोग, स्थापना का वर्ष बताइए। राज्य की कुल कृषि भूमि का कितने प्रतिशत पर गेहूं बोया जाता है। तो राज्य की जो कुल कृषि भूमि है वर्तमान में लगभग 11% के आसपास आ चुकी है ये। ठीक है, और इसमें देखिए कितने प्रतिशत भाग पर गेहूं बोया जाता है, तो लगभग लगभग इसके 30 से 33% भाग पे गेहूं बोया जाता है। 30 भी है 33 भी है इसमें। ठीक है, तो अभी नई डेटा के हिसाब से देखिए जो बोने का क्षेत्रफल है लगातार थोड़ा कम हो रहा है उत्तराखंड में, कृषि जो एक्टिविटीज है वो घट रही है, सेवा क्षेत्र बढ़ते ही जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसके हिसाब से आंसर तो 33% था जो अंतिम था, तो इसको एक बार आप जरूर चेक कर लीजिएगा, इसमें थोड़ा मुझे डाउट है। जमरानी बांध परियोजना से लाभान्वित जिले निम्न में से कौन है। तो जमरानी बांध परियोजना जो है ये गोला नदी पर है, गोला नदी जो कि हल्द्वानी में स्थित है, तो गोला नदी पर आधारित है ये परियोजना, और ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की संयुक्त जल विद्युत परियोजना है। वैसे तो जल विद्युत परियोजना भी नहीं बोलूंगा मैं, इसको सीधे बोलूंगा बांध परियोजना है ये, स्पेशली फॉर इरिगेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर। ठीक है, फॉर जो तराई के एरियाज हैं और यूपी के जो तराई एरियाज हैं, तो इससे हमको लाभ मिलता है उत्तराखंड में उधमसिंह नगर और नैनीताल जनपद को, ऑप्शन बी हो जाएगा, उधमसिंह नगर और नैनीताल। चलिए आगे बढ़ेंगे। वन पर्व के अनुसार गढ़वाल में पांडवों के साथ किस ऋषि का आगमन हुआ था। देखिए महाभारत का वन पर्व ये बताता है कि गढ़वाल में पांडवों का आगमन हुआ था, और जब देखिए पांडव स्वर्ग को जा रहे थे उसमें भी गढ़वाल ही आए थे। वो स्वर्ग रोहिणी पर्वत यहाँ पे देखने को मिलता है। काफी कहानियां हैं, आपने देखिए कुत्ते वाली कहानी पढ़ा होगा, युधिष्ठिर के साथ कुत्ता भी स्वर्ग में जाता है ना। तो वन पर्व में ये बोला जाता है कि पांडवों के साथ एक ऋषि आए थे, लोमस ऋषि, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। लोमस नाम के ऋषि आए थे पांडवों के साथ। ठीक है, लोमस होगा यहाँ पे, लोमस ऋषि, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। भद्रराज मंदिर उत्तराखंड में कहाँ स्थित है। देखिए भद्रराज मंदिर बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, बरसात के टाइम पे आप कभी जाइए, बुग्याल में जो ये मंदिर है ना बड़ा ही खूबसूरत लगता है भद्रराज मंदिर। यहाँ पे भद्रराज मेला भी लगता है,
आप जब मसूरी जाएंगे जॉर्ज एवरेस्ट से थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो वहां आपको देखने को मिलेगा ये मसूरी में, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में स्थित किस पर्वत को सर्वश्रेष्ठ मेरु पर्वत के समान माना गया है? तो देखिए मेरु पर्वत का काफी जगह पे उल्लेख मिलता है पौराणिक ग्रंथों में, और उत्तराखंड के एक पर्वत को भी मेरु पर्वत के समतुल्य माना गया है, और ये पर्वत है हमारा नील पर्वत, ठीक है। कौन सा पर्वत है? नील पर्वत। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई, याद रखिएगा। नील पर्वत। कांडा उत्सव निम्न में से कहाँ आयोजित होता है? तो उत्तराखंड में कांडा उत्सव आयोजित किया जाता है पौड़ी गढ़वाल जनपद में, ठीक है। ऑप्शन ये हो जाएगा पौड़ी। हालांकि पिथौरागढ़ जनपद में भी एक कांडा, बागेश्वर में भी आपको एक कांडा प्लेस देखने को मिलेगा, ठीक है। बट कांडा उत्सव दिए गए विकल्पों में संबंधित है पौड़ी गढ़वाल से, ठीक है। एक कांडा जो है तहसील है आपकी कहाँ पे? बागेश्वर में, जहाँ पे खड़िया की खाने भी है, काफी खड़िया खानों के लिए भी प्रसिद्ध है ये कांडा। बट कांडा उत्सव जो है दिए गए विकल्पों में पौड़ी गढ़वाल से रिलेट करता है, ऑप्शन ए। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। शिव सांगल आभूषण किस अंग में धारण किया जाता है? तो दिए गए विकल्पों में आपने बताना है शिव सांगल जो आभूषण होता है ये आपका कहां पे पहना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, कंधे में, ठीक है। शोल्डर्स में पहना जाता है शिव सांगल, ऑप्शन सी हो जाएगा। हिमांशु जोशी द्वारा निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया गया था? बताइए इनमें से कौन सी पत्रिका थी जिसका संपादन हिमांशु जोशी जी के द्वारा किया गया था? ठीक है, हिमांशु जोशी मैं आपको बता चुका हूं उत्तराखंड के एक साहित्यकार रहे हैं। दिए गए विकल्पों में भैया आपका साप्ताहिक जो हिंदुस्तान है इस पत्रिका का संपादन किया था हिमांशु जोशी ने, ठीक है। साप्ताहिक हिंदुस्तान। हिमांशु जोशी देखिए बहुत महत्वपूर्ण नाम है। उत्तराखंड के जो क्वेश्चन बनेंगे, उत्तराखंड जीके में क्वेश्चन आ सकता है इनके नाम से, बट अभी जो आपका सामान्य हिंदी में कवि परिचय है उसमें आपका हिमांशु जोशी नहीं है सिलेबस में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास है, जैसे हिमांशु जोशी के उपन्यासों की मैं बात करूं तो अरण्य नामक उपन्यास इन्होंने लिखा है, अरण्य मतलब जंगल, ठीक है। महासागर भी इनका एक उपन्यास है, महासागर हिमांशु जोशी का उपन्यास है। समय साक्षी है, समय साक्षी है हिमांशु जोशी, ठीक है। टाइम इज विटनेस, ठीक है। और तुम्हारे लिए भी हिमांशु जोशी जी का उपन्यास है भाई, तुम्हारे लिए। ये पूछा भी गया आई थिंक किसी उत्तराखंड के एग्जाम में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है हिमांशु जोशी जी। और पत्रकारिता में भी इनका बहुत लंबा करियर रहा है, साप्ताहिक हिंदुस्तान का भी इन्होंने संपादन किया था, ठीक है। और इसके अलावा कादम्बिनी नामक पत्रिका, साप्ताहिक हिंदुस्तान के साथ कादम्बिनी एक पत्रिका थी, कादम्बिनी, तो कादम्बिनी पत्रिका से भी ये जुड़े रहे, इसका भी संपादन किया है, ठीक है। साप्ताहिक हिंदुस्तान और कादम्बिनी दोनों पत्रिकाओं को याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ेंगे। मनीष सनवाल का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो उत्तराखंड में मनीष सनवाल जो है ये जाने जाते हैं अपने ताइक्वांडो खेल के लिए, ठीक है, मार्शल आर्ट। ऑप्शन ए ताइक्वांडो। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना कब शुरू हुई थी उत्तराखंड में? तो उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत हुई थी, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का 7 मार्च 2019 को हुई थी। कब शुरू हुई थी? 7 मार्च 2019, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठोठा खेलना किस मेले से संबंधित है? इनमें से कौन सा मेला है भाई जहां पर एक रस्म की जाती है ठोठा खेलना, ठीक है। तो ठोठा खेलना मेला आपका जो ठोठा खेलना है ये आपका रिलेट करता है बीसू मेले से, ऑप्शन डी। बीसू मेला जो कि एक प्रमुख मेला है आपका जौनसार बावर का, ठीक है, जौनसार क्षेत्र का मेला है ये बीसू मेला, जौनसार बावर बोलते हैं इस क्षेत्र को। तो यहाँ का मेला है, इस मेले में ठोठा खेलना संबंधित है, ध्यान रखेंगे, बीसू मेला। इसके अलावा जौनसार के अन्य जो मेले हैं, नुआई मेला भी यहाँ पे काफी ज्यादा फेमस है, ठीक है, नुआई मेला। नुआई मेला के अलावा जौनसार का एक प्रसिद्ध मेला है जागरा, ठीक है, जागरा भगवान महासू से रिलेटेड है ये, तो ये भी इंपोर्टेंट मेले है। तो जौनसार के कुछ इंपोर्टेंट मेले हैं जो एग्जाम में बनते हैं भाई। जौनसारी किस त्योहार को पाइता कहते हैं इनमें से? तो इनमें से कौन सा त्योहार है जिसको जौनसारी वर्ग पाइता कहता है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का पाइता ये कहते हैं भैया दशहरा को। दशहरा जो त्योहार होता है ना जिसको हम बोलते हैं विजयदशमी, तो विजयदशमी को जौनसारी बोलते हैं पाइता, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मैंने आपको ये भी बताया उत्तराखंड में इतिहास में गोरखा शासक जो थे ये पंचाई भी बोलते थे, ठीक है, पंचाई, हमारे जो दशहरा होता था उसको पंचाई भी बोलते थे गोरखा शासक, ये भी मैंने आपको बताया। चलिए आगे बढ़ेंगे।
किस हवाई अड्डे को, निम्न में से किस हवाई अड्डे को विस्तारित करके बोइंग और एयरबस उतरने के लायक बनाया गया? ठीक है, तो इनमें से एक ही अड्डा हवाई अड्डा है पूरे उत्तराखंड में, केवल एक ऐसा हवाई अड्डा है जहां पर आपका बोइंग और एयरबस जो बड़ा वाला प्लेन होता है, जो सबसे बड़ा प्लेन होता है, वो भी उतारा जा सकता है। एयरक्राफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ। एंड इनमें से भाई सबको ही पता है जो सबसे ज्यादा फेमस उत्तराखंड का हवाई अड्डा है जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, तो दून हवाई अड्डा, ठीक है, या हम बोल सकते हैं जॉली ग्रांट एयरपोर्ट। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट में ही उतर सकता है भैया आपका एयरबस और बोइंग, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ेंगे। खोदरी परियोजना कितने मेगावाट कैपेसिटी की है? तो देखिए खोदरी जो परियोजना है ये यमुना नदी पर स्थित है, यमुना पर स्थित है, ठीक है। और खोदरी परियोजना की जो कैपेसिटी है वो है 120 मेगावाट की, ऑप्शन बी हो जाएगा। 120 मेगावाट की ये परियोजना है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 186, ठीक है। ऐसे ही टेस्ट सीरीज कंटिन्यू होते रहेंगे, आप लोग इन टेस्ट सीरीजों का लाभ उठाएं। बाकी जाते जाते एक करंट अफेयर्स के साथ मैं आपको अपडेट कर चाहता हूं। संजय मूर्ति होंगे देश के नए कैग, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होंगे ये देश के नए, ध्यान रखेंगे। तो देश के अगले नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन होंगे? अब संजय मूर्ति जी, ध्यान रखेंगे। अभी जो है हमारे देश के कैग कौन है, वो है हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ठीक है। मुर्मू जी हमारे वर्तमान में है ना, तो मुर्मू जी को रिप्लेस करेंगे। कब? मुर्मू जी का कार्यकाल हो रहा है 20 नवंबर को पूरा, तो अब बनेंगे हमारे कौन? सीएजी नए संजय मूर्ति जी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इंपोर्टेंट करंट अफेयर था इसलिए मैंने इसी में ऐड कर दिया। ऐसे मैं कोशिश करता हूँ कि एक अलग सा क्वेश्चन आपके साथ टेस्ट सीरीजों में रोज रखा जाए, खासकर उत्तराखंड जीके टेस्ट और जीएस की टेस्ट सीरीज में, ठीक है। बाकी दोस्तों टेस्ट सीरीज आपको अच्छी लगती है तो लाइक करना, शेयर करना और एक अपना बहुमूल्य कमेंट भी दीजिए कमेंट बॉक्स में। बाकी जिन लोगों को देखिए 100 प्लस फुल लेंथ जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है महाकुंभ वाली, 100 प्लस फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो चल रही है महाकुंभ टेस्ट सीरीज, उसको आप ले सकते हैं 20 नवंबर तक, उसमें 50% का ऑफ चल रहा है, यानी कि कल तक उसमें 50% का ऑफ है भाई, ठीक है। उसके बाद टेस्ट प्राइस बढ़ जाएगा, आप लोग इनरोल कर सकते हैं। जिन लोगों ने दिवाली पे नहीं ले पाए थे उनके लिए फिर से मैंने कूपन कोड यहाँ पे लागू किया। बाकी आपको जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, और जाने से पहले हमेशा की तरह बोलूंगा अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं, लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें। जहां भी आप घूमने जाते हैं वहां स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि। अपना ध्यान रखें, अच्छे से स्टडी करें और हमेशा मोटिवेटेड रहें अपने लक्ष्य के प्रति।